ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं। आपको जैसे पता ही है कि ओसीएम का क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया गया है, राइट। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टंट बातें सूचना एक आपको पहले उन्होंने अगवा कर दिया है की फक्त विद्यार्थ्यांच्या प्रश्न प्रकारांचा सराव करून घेण्यासाठीच आहे। सदर प्रश्न संचातील प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्न पत्रिकेत येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी। इसका मतलब कि ये जो दिए गए क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे या नहीं ये वो फॉर्म नहीं है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया हुआ ऐसे कहना है। ओसीएम का दोस्तों जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कहे थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो भी जिसने सही से किए होंगे तो उसको ना इस क्वेश्चन बैंक पे एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा करके। मालिक मैंने दो पार्ट 1 डिस्टिंग्विश का और पार्ट 2A बनाया है, पार्ट 2B सेकेंड चैप्टर पे बनाना है, मतलब बाकी वो जो आ जाएगा करके। आपने उतने भी डिस्टिंग्विश किए, सारे के सारे डिस्टिंग्विश आपके ये क्वेश्चन बैंक में कवर है, सारे के सारे डिस्टिंग्विश आप एक बार चेक कर लेना, राइट। पार्ट 2B में ये चीज तो आ जाएगी, प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग में आपको एक फॉर्मेट ही दे दूंगा, लेकिन इसमें सारी चीजें कवर है एक्सेप्ट केपीओ एलपीओ। लेकिन आप अगर उतना भी करोगे तो क्वेश्चन बैंक के डिस्टिंग्विश आपके खत्म हो गए। और जो आप लोग मुझे कह रहे थे कि सर वो जो जस्टिफाई वाले आंसर है आप उसको बता सकते हो क्या, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही है। तो यस दोस्तों, इस लेक्चर में मैं जो आपके क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो भी जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये दिया हुआ है वो डिस्कस करने वाला हूं। और दूसरी बात जो मुझे पर्सनली लगता है, इन्होंने अगर क्वेश्चन बैंक देने ही तो उसके साथ सजेस्टेड आंसर भी देने चाहिए थे, तो बच्चों का काम इजी हो जाता। मतलब पहले ही उन्होंने लेट किया क्वेश्चन बैंक देने में, पहली गलती। और सर जिन बच्चों के पास डाइजेस्ट नहीं है, जिन बच्चों के पास सर जिन्होंने कोई और ऐसे सॉल्यूशन वाला बुक नहीं लिया जहां पे उनको आंसर मिले, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है अपने टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहा है, वो बच्चा कहाँ ढूंढे आंसर दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स के हेल्प से और सारे हमारा जो अभी टीम वर्क चल रहा है, आप लोगों को जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट का पीडीएफ आंसर का अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहां से मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आपको इतना तो हेल्प हो जाएगा। एंड हाँ, जितना हमसे हो रहा है, जितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है उतना मैं कर रहा हूं। मेरा भी कोई एक पर्सनल लिमिटेशन है, हर चीज हर वक्त पे लेके आना, जितना मेरे से बेस्ट होगा मैं आपके लिए करूंगा दोस्तों। लेकिन हाँ, आप भी बिल्कुल टेंशन ना लो, ये एक उनकी गलती कि उन्होंने क्या आंसर, मतलब वो सजेस्टेड आंसर भी देने चाहिए थे, तो इजीली सारी बात खत्म हो जाती। एनीवेज चलो अब हम आते हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग पे, क्योंकि अब आपका टाइम भी क्रूशियल है, तो और ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। अब हमको फोकस करना है अपने पढ़ाई पे। लोगों की गलतियां गई भड़ में, ठीक है। चलो एवरीवन, अब आप लोग पूरा कंसंट्रेशन यहां पे रखोगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग सर कैसे उसे हैंडल करना है, अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं चैप्टर नंबर 1 का डिस्कस करूंगा, और वो है कि उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल, जस्टिफाई करो। और दूसरा आएगा क्या कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन है, जस्टिफाई में अगर आंसर लिखना है तो कैसे करोगे, पे अटेंशन। क्या है सर पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। एज इट इज मैं सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहा हूं, मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूं। आपको पहला ये वाला आंसर जिसको जस्टिफाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर व्हाट फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखते हैं आंसर क्या सर। पहला, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एवरीवन पे अटेंशन, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत बच्चों को मैं ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क्स करा के रखे थे, वहां पे आप अगर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी देखोगे तो वहां पे फ्लेक्सिबल इन नेचर, और वहां पे अगर आपने वो उसका आंसर किया है तो मालिक आप इसका पॉइंट तो आराम से लिख ही सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? पहले ही सर फ्लेक्सिबल मतलब क्या, कैसे जस्टिफाई करें, आप वही आंसर लिख रहे हो कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टाइम के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिचुएशन के साथ उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसे फ्लेक्सिबल कहा जाता है। जो चेंज नहीं होता वो क्या होता है, रिजिड होता है सर। दूसरा पॉइंट, मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू सूट्स द रिक्वायरमेंट। यस सर, कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आप लोगों ने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल देखे, एफडब्ल्यू टेलर जी के कुछ प्रिंसिपल देखे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनेजमेंट को लगता है कि यार हमको ना, वैसे तो सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, जैसे रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल एप्लीकेबल करना है। दूसरी बात, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे जो ऑलरेडी मैराथन बैच करके अवेलेबल है, आपने
लोगों ने अगर देखो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है या डिसेंट्रलाइजेशन? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट रहेगा और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट रहेगा या इफेक्टिव रहेगा। अगर मैं बात करूं तो फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये वाला पॉइंट क्या इफेक्टिव है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव है। तो सर ये क्या है? मैनेजर कैन फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल। मेन प्रिंसिपल तो क्या था? सेंट्रलाइजेशन, लेकिन अंदर का लैंग्वेज कैसे लिखा आपने? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो चेंज हुआ, तो फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा पॉइंट समझा, जस्टिफाई कर रहे हो आप। तीसरा पॉइंट, दे एक्ट एज अ गाइडलाइन to the manager and are not in the form of law which is to be followed as it is। सर ये कोई लॉ नहीं है कि तुमको ऐसे करना है। हाँ, जैसे कि लॉ पर्टिकुलर है, लेबर लॉ ले लो या टैक्स लॉ ले लो कि आपको इस तारीख से पहले रिटर्न भरना है तो कंपलसरी भरना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रिंसिपल कंपलसरी सारे फॉलो करने पड़ेंगे क्या सर? नहीं। समझ रहा है क्या? समझ के थोड़ा आपको लिखते आएगा। पॉइंट नंबर 3, दे एक्ट एज ए गाइडलाइन। सर मतलब वो गाइडेंस का काम कर रहे हैं, वो ऐसे कंपल्शन का काम नहीं कर रहे। एंड दस इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। सर इतना लिखा तो पूरा मार्क्स मिलेगा? हाँ सर, आप लोगों ने 50 पॉइंट लिख दिए, 15 पॉइंट लिख दिए, लेकिन फेंके, आपको नहीं समझ रहा। सिर्फ आंसर बढ़ाने के लिए मत बढ़ाओ, राइट? जहां पे आपको लगता है टू द पॉइंट और इतना चेकर को मिल गया जितना उसे चाहिए था, बात खत्म। एवरीबॉडी, क्या आपको पहला पॉइंट समझा? क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, जस्टिफाई। क्या करोगे सर? चलो मेरे साथ ही आपको लर्न कर लेना है। पहला पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टू नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, मीटिंग मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। जैसे रिक्वायरमेंट होगा, मैंने आपको समझने के लिए बताया, हेनरी फ्योल का वन ऑफ द प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन रिक्वायरमेंट अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो ठीक है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रहा तो डिसेंट्रलाइजेशन उस केस में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। और ये जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कंपल्शन का काम करते हैं, गाइडलाइन है। जस्ट आपके ऑप्शन आपको अच्छा लगता है तो करो, ये सिर्फ गाइडलाइन का काम करता है, कंपल्सरी कोई लॉ की तरह नहीं है। और इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्या? फ्लेक्सिबल इन नेचर है। डन सर। आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आपने टू द पॉइंट लिखा है आंसर। कहीं भी अननेसेसरी डिटेल को, अननेसेसरी बातों में आप नहीं गए। समझ रहा है मालिक? यस सर। ओके सर, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। क्या कहा सर? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज व्हाट? इंपॉर्टेंट। सर इसका आंसर हमको बताओ ना। यस सर, चलो वो भी देख लेते हैं। एवरीबॉडी पे अटेंशन। और दोस्तों आप लोग पूरा ध्यान दीजिए करके, कहीं पे भी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप मेरी भी आवाज बैठ गई कंटिन्यूस बोल बोल के, राइट? मैं ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका फोकस यहाँ पे रखिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। पहला, जस्टिफाई में क्या लिखना है सर? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल। पहला ही पॉइंट कितना सिंपल है। पहले तो आपको ये याद आना चाहिए क्या हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है क्या? हाँ सर। तो पहला पॉइंट बन गया ना, रटो मत। सर क्या प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर? कितने प्रिंसिपल में से? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से। किसने दिया है वो? हेनरी फ्योल जी ने दिया है। रटो मत, समझ जा क्या? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वन ऑफ द इक्विटी इज वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, राइट? और वो हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया है। दूसरा, अब वो क्या कहता है? तो सर और मैडम, अगर आपने 14 प्रिंसिपल किए हैं तो क्या इक्विटी का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। अगर वो एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़ा था तो जस्टिफाई में वही लिखना है। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे नहीं कि पूरे अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ आपने नॉर्मल टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट पढ़ी थी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ पे लिखनी है। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल इक्विटी मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। समझ में आ रहा है? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था वो क्या गब्बर मूवी का, कि जिसमें वो छोटा हवलदार होता है, वो बोलता है कि सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बोलता है समोसा लेके आ, चटनी लेके आ। तो रिस्पेक्ट नहीं देते थे। आपने क्या करना है? सबको इक्वल ट्रीट करना है, सबके जो भी ओपिनियन रहेंगे उसको कंसीडर करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन सर मुद्दा यहाँ पे क्या लिखे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल विच प्रिंसिपल इक्विटी मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द होम सबऑर्डिनेट, मतलब उनके जो नीचे अंडर काम कर रहे वो लोग। तीसरा पॉइंट, व्हाइल अलोकेटिंग एनी वर्क, कोई भी काम अगर दे रहे हो, डेलीगेशन द अथॉरिटी
इक्विटी डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स एक्सेट्रा देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉय। तो अंडरलाइन कर दो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को। ये क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्विटी समझ में आ रहा है? यस सर। फर्दर द सैलरी वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग एट द सेम लेवल शुड बी सेम इवन दो इट्स बिलोंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, देखो दो लोग सेम काम कर रहे हैं, एक को सैलरी 50,000, एक को सैलरी 20,000, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। तो पॉइंट क्या कहता है इक्विटी का? फर्दर सैलरी वेजेस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग एट द सेम लेवल शुड बी सेम इवन दो उनके डिपार्टमेंट क्या है? अलग है। समझ रहा है क्या? लर्न हो जाएगा क्या? यस सर। दो मेरा लेक्चर बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखो, आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। यस सर। फर्दर द सैलरी वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग एट द सेम लेवल शुड बी द सेम इवन दो इट्स बिलोंग टू अ डिफरेंट व्हाट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग व्हाट कंफ्लिक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्लिक्ट मतलब झगड़े। अगर हमने इस तरह से इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो किया तो बट ऑब्वियस है इसको भी 50,000 सैलरी, उतने काम को इसको भी 50,000 सैलरी, तो कंफ्लिक्ट नहीं होगे, झगड़े नहीं होगे। एंड लास्ट वन, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंपॉर्टेंट है। समझा सर? जस्टिफाई करो। क्या था स्टेटमेंट? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। अपने क्वेश्चन बैंक में से तो मुझे तो लगता है कि इसमें से यार 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए सर, इतना कर लिया और पेपर उनका ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो और वो कहेंगे कि और इसमें से नहीं आएंगे तो फिर बच्चे तो फिर बस मतलब लग ही जाएंगे। तो उन्होंने ये भले कहा है कि आएंगे कि नहीं हम बोल नहीं सकते, लेकिन आने तो चाहिए डेफिनेटली, और आएंगे डेफिनेटली आएंगे। आप अच्छे से कर लो ये चीज। तो सर इक्विटी को एक बार रिवाइज कर ले। पहला पॉइंट क्या था? फटाफट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फॉयल। एक पॉइंट डन हो गया सर जस्टिफाई का। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द हुज सबऑर्डिनेट। अंडरलाइन करना इस वर्ड को, ये आना चाहिए आपके राइटिंग में। व्हाइल अलोकेटिंग एनी वर्क डेलीगेटिंग टू द अथॉरिटी डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म एक्सेट्रा देयर शुड बी व्हाट नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉय। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वेजेस सैलरी सेम काम के लिए सेम दो। फिफ्थ पॉइंट, इक्विटी विल हेल्प अवॉइड ऐसे अगर इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो किया तो अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े नहीं होंगे। एंड दस दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मालिक, खत्म। चलो डन हो गया आपके 2 पॉइंट। यस सर। तो क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमने उड़ा दिया। एवरीवन गॉट इट? यस सर। अब उन्होंने कहा है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर मेरे पार्ट 2B को आप देखोगे जो बाकी इन प्रोसेस है, तो उसमें जो डिस्टिंग्विश्ड है उतना भी आपने अगर वो कंसेप्ट भी किया होगा तो भी खत्म हो जाएगा। मालिक एक्स्ट्रा नॉलेज ये दे रहा हूं मैं कि आप लोगों को सेकंड चैप्टर करने में एक साथ लिया तो डिफिकल्ट जाता है। मैं अभी भी कहता हूं टाइम नहीं गया है, एक दिन में एक फंक्शन को उठाओ। प्लानिंग और उसके इंपॉर्टेंट आराम से होते हैं, सिर्फ 10 ही पॉइंट है। ऐसे अगर आपने अगले 7 दिन दिए, 2-2 बार रिवाइज किया, 1-1 घंटा, तो भी आपका 7 दिन में पूरा चैप्टर हो जाता है। तो एक साथ मत उठाओ चैप्टर को, कंफ्यूजन होता है। एक एक करके उठाओ। पहले प्लानिंग करो, दूसरे दिन स्टाफिंग करते प्लानिंग को वापस रिवाइज करो, फिर स्टाफिंग करो। तीसरे दिन आप सपोज ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेशन कर रहे हो या डायरेक्शन कर रहे हो, तो डायरेक्शन करने से पहले प्लानिंग और स्टाफिंग को अच्छे से रिवाइज करो, फिर ये करो। तो आपका मल्टीपल रिवीजन भी होगा और ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। यस, मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। नाउ प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जस्टिफाई करो सर। यस बालिक, ठीक है, आ जाते आगे। ये रहा आपका आंसर। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जस्टिफिकेशन, पे अटेंशन। और सर और मैडम लेक्चर देखिए, आप खुद से ट्राई करोगे, मैं आज कर लूंगा कर लूंगा, ओसी की एसी बैंड बजाई आप लोगों ने। सो ये ऐसे ही होता है सर कि हम आज मतलब जब से 12वीं चालू हुआ तब से हमने यही सोचा था कल करेंगे, मतलब 12वीं एंड तक आगे और लग गए। समझ में आ रहा है? तो अपने जो भी जूनियर्स है, जो भी है, आप एटलीस्ट उनको देखो। बट ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे हो रहा है, हमारे रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है, तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पे सारी चीजें जिस तरह से आपको इतने लास्ट के 1 महीने में करवा के लिए जा रही है, तो उनको साल भर हमारे पास रहेंगे, तो उनका भी एडमिशन चालू है। आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो अगर आपके कोई जूनियर हो गए तो। एनीवेज, प्लानिंग पे आते हैं सर। क्या लिखना है? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या है? प्लानिंग रेफर टू डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सर ये तो एज इट इज लैंग्वेज हो गया, वो मीनिंग का, राइट? मीनिंग में लिखते देखो अपन डिस्टिंग्विश करते हैं, तो जिन्होंने वो किया होगा, ये पहला पॉइंट तो लिखते आ गया। क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं सर। दूसरा, इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग टू बी डन इन एडवांस। मतलब क्या सर? जो चीजें हमको करना है वो हम क्या करते हैं? एडवांस में क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं करके। ऑल अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन द प्लानिंग। यस सर, कि अगर मैंने प्लानिंग ही नहीं किया तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे करूं? अगर मतलब प्लानिंग ही नहीं है तो फिर कंट्रोल मतलब स्टाफिंग की बात नहीं आएगी,
कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, ये फंक्शन ही कब काम में आएगा? जब आपने कुछ आइडिया सोचा, उसको प्लान किया, अब प्लान करने के बाद सर अब उसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल आएगा। तो इसलिए ये लाइन समझा, ऑल अदर फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, स्टाफिंग, डायरेक्शन, ये सब किस पे डिपेंड है या बेस है? प्लानिंग पे। फोर्थ पॉइंट, अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, ये तो आपको लर्निंग है, कैन नॉट बी अंडरटेकन। कि सर और मैडम अगर मैंने कोई प्लान ही नहीं किया, कोई चीज मेरे दिमाग में आई ही नहीं, तो वो अगर मैंने सोचा ही नहीं तो करूंगा कैसे? तो अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कैन नॉट बी अंडरटेकन। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 तो लर्न हो ही जाना चाहिए कि ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन द प्लानिंग। तो जो सेकंड चैप्टर छोड़ना चाहता है, ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन मेरे साथ तो हो जाएंगे समझ के। यस सर, एंड हिंट, इट इज अ बेसिक एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल गए सर इसमें। समझ रहा है कि एवरीबॉडी? यस और नो? चलो लास्ट टाइम रिवाइज करते। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज को सुनो कंसंट्रेशन के साथ। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस सर, पहला पॉइंट, प्लानिंग रेफर्स टू डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा, इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन व्हाट, इन एडवांस। ओके सर। तीसरा और चौथा पॉइंट तो आपको आ रहा है, ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट, प्लानिंग, एंड अनलेस द प्लान इज रेडी अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, अगर आ रहा तो लिख दो, बाकी एक्स्ट्रा लिखो, कैन नॉट बी अंडरटेकन विदाउट व्हाट, प्लानिंग, एंड हिंस इट इज अ बेसिक एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या सर और मैडम पहला पॉइंट भी खत्म हो गया क्या? एवरीवन, यस और नो? यस सर। दूसरा, अब क्या है यहां पे समझते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट भी हम देख लेते हैं करके। ठीक है मालिक, ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जितना आपसे करवा रहा हूं उतनी चीजें अगर आपने कर ली तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन लेक्चर एट स्टेज देखो, राइट, पूरे शिद्दत से देखो, जान लगा तो क्या आपको सेकंड चांस नहीं है, जो है सर यहाँ पे ही है करके, मतलब यही इसी टाइम पे करना है करके। जस्ट 1 मिनट। या चलो पॉइंट नंबर 3, लेकिन उसके पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि ऊपर का जो क्वेश्चन है आप लोगों ने किया है। यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है सर आपका, ऑर्गेनाइजिंग, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर आम्ही दुसरा चॅप्टर केलाच नाहीये, डोंट वरी सर, हमें करूच नहीं है, टेंशन ना लो, हूँ नहीं हो जाएगा करके। ध्यान दो, पे अटेंशन। Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, grouping and arranging them properly to achieve the objective। सर वापस ये पहला लाइन कहाँ पे पता है? मीनिंग में, जो डिस्टिंग्विश में मीनिंग लिखते हो ना, सेम। तो सर पहला तो लर्न हो जाएगा क्या? हाँ, क्वेश्चन क्या था पहले, क्वेश्चन भी ध्यान में रखो। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या लिखे? तो पहले प्लानिंग हो गया, अब ऑर्गेनाइज, जो प्लान हुआ है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है। तो सर ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। मतलब प्लान क्या था कि क्रिकेट खेलने को जाना है, तो मैंने क्या किया, कौन से जगह पे मैं क्रिकेट खेलूंगा, हमारे नजदीक कौन सा ग्राउंड ऑफ अवेलेबल है। आइडेंटिफाई, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, बैट कौन लाएगा, बॉल कौन लाएगा, ये सारी बातें। हाँ, ग्रुपिंग रिसोर्सेज टुगेदर, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, सारी चीजों को अरेंज करेंगे, हमारा जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कभी कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, और एक टाइम डिसाइड करेंगे और उस प्लेस पे जाके क्रिकेट खेलना, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा कि भाई उस जगह पे हम पहुंच गए और अब मैच खेलने लगे। एवरीबॉडी, पहला पॉइंट रटना नहीं है, समझना है, याद रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग, और पहले पॉइंट पे ज्यादा दिक्कत है, आगे के हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर, ग्रुपिंग एंड व्हाट, अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग व्हाट, ऑब्जेक्टिव। दूसरा, फर्स्टली ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग वेरियस एक्टिविटी एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर। तो सर क्या क्या होने वाला है वहां पे? मैं अगर क्रिकेट की बात करूं तो तुम देखो सर कुछ ऐसे बैट और बॉल लेके आओ, खत्म। तो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ग्रुपिंग करना पड़ेगा कितना एक्टिविटी लग रहे हैं। लेकिन वही मैं अगर शादी, मैरिज फंक्शन की बात करूं, प्लानिंग तो हो गया कि मेरे दोस्त की शादी है सपोज 26 अप्रैल को।
अब सर उसके शादी के लिए ऑर्गेनाइजिंग करना है तो क्या लगेगा सर, मेहंदी वाला लगेगा, डीजे बारात वाला लगेगा, फूल वाला लगेगा, फिर वो कैंटीन बोलते ना कि वो कुकिंग वगैरह करते हैं वो सब लोग लगेंगे। कितने सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, तो उन सबको प्रॉपर ग्रुपिंग करना है। सर इनविटेशन कार्ड सबको गया कि नहीं गया, अगर नहीं गया तो हमको तो पता है रिलेटिव कोई ना कोई तो मुंह उतार के बैठ ही जाता है सर। तो ये सारी चीजें कितना प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। देखो इन डिटेल मैंने रेगुलर में बताया, लेकिन अब समझने के लिए बता रहा हूं सर। फर्स्टली ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व व्हाट, आइडेंटिफाइंग वेरियस एक्टिविटी। अभी आइडेंटिफाइंग वेरियस लर्न कैसे रहेगा, लॉजिक। क्रिकेट में क्या क्या होता है भाई, दो चीजें लग रही, चलो ऑर्गेनाइज कर दिया। शादी में इतने सारे एक्टिविटी है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग हुआ है कि नहीं, ये वाली बात। ठीक है सर, ग्रुपिंग टुगेदर, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटीज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस सर, ये किसका टास्क रहेगा, FIB के लिए आया तो भी काम में आएगा, यहां पे भी जस्टिफाई में समझ लो। It also involves processing the activity which is operational activity and thus organizing facilitate administration but obvious as well as operations of the organization। समझ रहा है, it involve, देखो फोर्थ पॉइंट पढ़ो, it involve processing the activity which is an operational activity। समझ में आ रहा है क्या, तो यस सर। और जस्टिफाई क्या था, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर शादी में क्या क्या एक्टिविटीज है उसको भी मैंने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन करना और उस प्रोसेस को वो चीज को कंप्लीट करवाना। ऑपरेशनल एक्टिविटी का काम भी कौन करता है, ये अपना ऑर्गेनाइजिंग करता है करके। एक बार 4 पॉइंट वापस एक बार देख लो, खत्म हो गया आपका ये वाला भी आंसर। एवरीबॉडी, क्या सब कॉन्सेंट्रेटेड है क्या, यस सर, सबका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, और हम सब करके दिखाएंगे सर। सारी हेल्प आपको जितनी हो रही कर सकता हूं मैं मेरी तरफ से यहाँ पे कर रहा हूं, लेकिन आप भी अपना पूरा 100% दो दोस्तों, कुछ भी कमी मत रखना, राइट। यस सर। और एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सर समझते हैं, पहले क्वेश्चन बैंक में कहां पे वो देख लेते हैं। एक तो ये लोगों ने, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन ऑफ coordination between different functions of management is the essence of organization success। justify। 17 के 17 हो गए सर, 2-3 आगे मालिक, इस क्वेश्चन के आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नहीं तो मैंने बताया कि लिखना कैसे, आपने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए उसमें सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कवर ही है, ध्यान दो। कोऑर्डिनेशन क्या है सर, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। मतलब सर इंडियन क्रिकेट टीम, एग्जांपल याद रखो तो याद रहता है। इंडियन क्रिकेट टीम क्यों इतना कंटिन्यूस मैचेस जीत रहे, सर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। हमारे बॉलर, हमारे बैट्समैन, हमारे फील्डर, इन लोगों के बीच में ना मतलब पता है कि भाई कौन सा बॉलर अगर रहे बॉलिंग डाल रहा है उसको कहां पे कौन से प्लेयर को रखना है, कैसे विकेट जाएगी, ये सब प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड है सर। सब में प्रॉपर कम्युनिकेशन है। अगर मेरे को 1 रन निकालना है तो कोहली पहले ही नॉन स्ट्राइकर एंड पे ऋषभ पंत को बोल देगा भाई 1 रन नहीं निकालना है सिर्फ, ओके उनको 2 रन खींचने, बोलता है भाई मैं यहाँ पे बॉल मारूंगा तो बराबर पहला रन तेजी से भागना ताकि दूसरा भी हम फटाफट ले सके। ये क्या है, विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझा क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टीम इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे मैच जीतनी है तो प्रॉपर क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। मालिक कंसेप्ट एकदम सिंपल है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इंडिया मैच कब जीतेगी, जब सब डिपार्टमेंट के बीच में क्या चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। लेकिन सर टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं। ये तो जिन्होंने रेगुलर लेक्चर नहीं भी किया उनको एक कंसेप्ट समझा दिया। अब देखते हैं, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ व्हिच एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स। बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, ग्रुप एफर्ट्स जब होगा तब मैच जीतेंगे। यस सर। इट प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या सर, यूनिटी ऑफ एक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर क्या सर, मेरे को नहीं समझा है, लर्न नहीं हुआ सर। प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंडियन क्रिकेट का गोल क्या है, मैच जीतना। और अगर आप में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो प्रोवाइड क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। सब अपना, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना दम लगाता है। बॉलर अपना दम लगा रहे, बैट्समैन अच्छा स्कोर कर रहे, फील्डर रन बचा रहा है। समझा क्या, यूनिटी। इट ऑल्सो बाइंड ऑल टुगेदर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर। मतलब सर रेम्यूनरेशन का फंक्शन हो गया, सेंट्रलाइजेशन का फंक्शन हो गया, सर यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, या फिर आप कहो, ये तो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल की बात की मैंने कि ये चीजें भी वहां पे रहेगी, लेकिन
प्लानिंग अगर हो गया तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। सर कंट्रोल कौन करता है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, चलो बट ऑब्वियस फंक्शन में तो ये प्रिंसिपल्स आने ही वाले, सक्सेस का ये भी राज है ही। बट सर कंट्रोल, अब अपने कोच होते हैं, जैसे रवि शास्त्री बाहर बैठे रहते हैं, फील्डिंग कोच कुछ तो वो लैपटॉप लेके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। जैसे कुछ किसी बॉलर ने बहुत रन खा लिए एक मैच में, बोलेंगे भाई तू कहां पे गलत जगह पे बॉल डाल रहा है, तो ये कौन कर रहा है कि ये जो डिफरेंस, ये जो गलत चीजें हो रही है, तो आपका अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है तो वो सारे ऑल फंक्शन के साथ बाइंडिंग रहता है। It harmonizes the different element and efforts of the organization in order to ensure smooth flow of organizational activity and achieve the common objective। अगर आपकी टीम इतना प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड है तो सर झगड़े होने के चांसेस कम है और आप इजीली अपना गोल अचीव कर सकते हो। एंड लास्ट, हिंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉय इज द एसेंस ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इसीलिए सर कि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहा तो आप लोग आपने ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को इजीली क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो करके। मालिक समझा क्या? यस सर। तो क्वेश्चन बैंक में से 5 क्वेश्चन तो मेरे हो गए 17 में से, बराबर। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात भी डिस्कस की रिलेटेड टू क्वेश्चन बैंक, तो इस लेक्चर में यहीं पे रुकता हूं, राइट। इसे पार्ट 1 कह देते हैं हम लोग। आपको समझ गया जस्टिफाई कैसे लिखना है। देखो अब मेरी भी आवाज थोड़ी बैठ गई है, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मेरे रेगुलर बैचेस सबको कवर करके हम तुम लोगों को या अपने सारे बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दिया जाए और उनसे वो उतना आउटपुट निकाला जाए और इजीली जो चीज पता है कि सॉर्टेड है, कोई कभी भी पढ़ना चालू करे मार्क्स अचीव कर ही सकता है, राइट। टाइम नहीं गया है, सो प्लीज अपना पूरा फोकस बनाए रखे। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में मतलब छोटे छोटे लेक्चर्स रख के इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग मोटिवेट रहिए, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, राइट, ताकि अगर अपनी मेहनत हो रही तो सबको काम में आए, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे ही रुकता हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।